Now, today we are going to discuss a concept called CPU time and IO time. जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एक प्रोसेस के दो टाइम होते हैं, एक होता है सीपीयू टाइम, एक होता है आईओ टाइम। सीपीयू टाइम मतलब जो वो रन स्टेट में बिताए, और आईओ टाइम मतलब वो जो टाइम वो वेट स्टेट में बिताए। मतलब जो टाइम उसे चाहिए अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो तो हो गया आपका सीपीयू टाइम। और जो टाइम उसे चाहिए अपनी आईओ रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब आईओ रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, या आईओ रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो हो गया इसका आईओ टाइम। राइट। तो अब देख लेते हैं कि लाइफ लाइफ टाइम कैसे होती है। मेजरली लाइफ टाइम जो फॉलो करती है वो होती है आपकी सीपीयू टाइम, आईओ टाइम, फिर दोबारा सीपीयू टाइम, फिर आईओ टाइम, ऐसी चलती रहती है। ठीक है। इसके बाद अब केसेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कैसी कैसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस किस स्टेट के स्टडी में रिक्वायरमेंट आ सकती है, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। हो सकता है उसे सिर्फ सीपीयू टाइम चाहिए हो सकता है उसे सिर्फ आईओ टाइम चाहिए हो सकता है सीपीयू और आईओ दोनों चाहिए हो। आईओ मतलब सीपीयू पहले चाहिए हो, आईओ बाद में चाहिए हो, आईओ पहले चाहिए हो, सीपीयू बाद में चाहिए हो, या आईओ सीपीयू आईओ चाहिए हो। जैसे मान लो अब दो इनपुट वो ले रहे हैं, यूजर से दो इनपुट ले रहे हैं, उन्हें ऐड करवा रहे हैं, फिर रिजल्ट दे रहे हैं। तो क्या होगा, आप पहले इनपुट लोगे, फिर उसे कंप्यूट करोगे सीपीयू के थ्रू, उसके बाद उसे आउटपुट दोगे। तो आईओ सीयू आईओ क्या, लेकिन क्या मल्टीपल सीयू एलोकेशन अलाउड है क्या, मतलब सीपीयू कॉमा सीपीयू, ये अलाउड है क्या, नहीं। या फिर लेकिन आईओ कॉमा आईओ अलाउड है, हाँ मतलब मल्टीपल आईओ अलाउड है, लेकिन मल्टीपल सीपीयू अलाउड नहीं है, क्योंकि सीपीयू सिंगल रिसोर्स होता है हमारा। ठीक है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि एक रो में कभी भी मल्टीपल सीपीयू लाइक इस तरह से नहीं कि सीपीयू चाहिए उसके बाद आईओ चाहिए फिर उसके बाद सीपीयू चाहिए, ये वाला केस नहीं, क्योंकि यहाँ अलग अलग टाइम पे चाहिए, लेकिन एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दो प्रोसेस एक साथ सीपीयू मांग रहे हो तो वो अलाउड नहीं होगा। राइट। ओके। अलग अलग टाइम पे दो प्रोसेस सीपीयू की डिमांड कर रहे हैं, वो ठीक है। ओके। लेकिन अगर मान लो एक ही टाइम पे दो सीपीयू मतलब दो प्रोसेस को आप सीपीयू एलोकेट करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीपीयू सिंगल रिसोर्स है। आईओ एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक, हम नॉर्मल पीसी की बात करते हैं, हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं ना। मतलब जो आईओ पोर्ट्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं ना, यूएसबी पोर्ट जिसे बोलते हैं आप, वो एक से ज्यादा होते हैं। तो आप एक बार में एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी यूएसबी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आप प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार में एक से ज्यादा डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो क्या हो, मतलब एक से ज्यादा रिसोर्सेज हैं इसलिए आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक एक ऑफिस में दो प्रिंटर हैं, तो क्या एक ही टाइम पे दोनों प्रिंटर को एक साथ एग्जीक्यूट करा जा सकता है, हाँ करा जा सकता है। उस पर कुछ और प्रिंट कमांड चल रही है, उस पर कुछ और प्रिंट कमांड चल रही है, एक ही पीसी से भी ऑपरेट करा जा सकता है दोनों को। ओके। तो आईओ रिसोर्सेज हम अज्यूम करके चलते हैं कि मल्टीपल है। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसी सिनेरियो में। ये एग्जांपल है, तीन प्रोसेस का अराइवल टाइम गिवन है और उसकी रिक्वायरमेंट गिवन है। ये जो हम अब तक बस टाइम पढ़ते थे, बीटी जो हम पढ़ते थे बस टाइम, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया कि मस्ट टाइम किस किस केस में चाहिए। पहले उसे सीपीयू चाहिए, फिर आईओ चाहिए, फिर सीपीयू चाहिए। तो यहाँ कुछ कंडीशन गिवन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोला है, व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस यूजिंग एसआरटीएफ एल्गो। मतलब एसआरटीएफ एल्गोरिदम हमें यूज करनी है और कंप्लीशन टाइम निकालना है प्रोसेस का। उसके बाद अब नोट्स गिवन है, ये नोट्स मतलब जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन को करते हुए, तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है। तो वो नोट्स इन्होंने पहले से ही गिवन है, दे रखे हैं क्वेश्चन में ही। द प्रोसेस फर्स्ट स्पैंड सीपीयू, देन फॉलोड बाय आईओ, देन अगेन फॉलोड बाय सीपीयू। अब पहले प्रोसेस को सीपीयू ही करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। मान लो एक प्रोसेस को तो सीपीयू दे दिया, दूसरे को उसी टाइम पे आईओ रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए भेज दिया। पहले हर प्रोसेस को अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला। ठीक है ना, वरना जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो आपको I1 I2 ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है। अब ये ऑर्डर जो है, यहां तक तो आपको सीपीयू चाहिए, इस वाले में आपको आईओ चाहिए, इसमें आपको दोबारा सीपीयू चाहिए। ठीक है। अब मान लो आप कह रहे हो कि पहले सीपीयू भी बिजी है, तो आप पहले आईओ वर्क कर लो फिर दोबारा सीपीयू कर लेना। लेकिन उससे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है तो मतलब भी चेंज हो सकता है, तो ये अलाउड नहीं है। मतलब
ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे ये अज्यूम नहीं कर सकता कि ऑर्डर चेंज करने से कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसे हमेशा ये मान के चलना होगा कि अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ तो आउटपुट चेंज हो सकता है, तो वो इनकन्वीनियंस पैदा कर सकता है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या है? कन्वीनियंस टू द यूजर, मतलब इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली बिहेवियर। ओके, राइट। तो अब हमें और एक ये सेकंड पॉइंट गिवन है, ये है आईओ टाइम कैन बी ओवरलैप्ड। अब आईओ टाइम कैन बी ओवरलैप्ड मतलब आईओ टाइम एक के ऊपर एक ओवरलैप हो सकता है। वो कैसे हो सकते हैं? तो इस स्टेटमेंट से आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपकी जो वेट स्टेट में है वहां एक से ज्यादा आईओ रिसोर्सेज हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो एक ही टाइम पे अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करके अपने नीड को सेटिस्फाई करेंगे। राइट, अब हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है तो क्या करना होगा? हमें कभी भी आपको कंप्लीशन टाइम निकालना हो तो क्या करो? सीधे ज्ञान चार्ट को फॉलो करो। ज्ञान चार्ट बनाओ। ज्ञान चार्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इतने वीडियोस से हम फॉलो कर रहे हैं साथ में। चलिए तब भी मैं बता देता हूँ एक बार, अगर आपने नहीं देखा है एसआरटीएफ, आपको नहीं पता है, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैंने एसआरटीएफ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। एसजेएफ और एसआरटीएफ के बीच में डिफरेंस भी बता रखा है और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा उन्हें। ठीक है, ज्ञान चार्ट जो होता है वो टाइम स्ट्रीम रिप्रेजेंटेशन होता है सीपीयू का, मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन से प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कराया गया था, ये होता है आपका ज्ञान चार्ट। ओके, तो टाइम जीरो पे स्टार्ट हुआ, जीरो पे देखो कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल थे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर सिर्फ P1 अवेलेबल था। तो एसआरटीएफ आपको पता होना चाहिए प्रीएम्प्टिव मोड अप्रोच है, मतलब एक बार में एक यूनिट ऑफ टाइम का रहेगा, उसके बाद दोबारा चेक करेगा। ठीक है, P1 0 से 1 वन ही टाइम यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, तो इसने अपना टाइम 1 पे अपना सीपीयू रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली। अब हमें आईओ के लिए भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आईओ के लिए हमें अलग चाहिए, तो हमने एक टाइम स्ट्रीम बना रहे हैं। 0 से 1 क्या होगा? आईओ आपका क्या है? आइडल स्टेट में है, कोई आईओ रिसोर्स यूटिलाइज नहीं हो रहे, क्योंकि किसी को भी आईओ रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब टाइम 1 पे कौन कौन से प्रोसेस, अब टाइम 1 पे मतलब प्रोसेस 1 ने अपना सीपीयू टाइम तो कंप्लीट कर लिया, उसे वो चाहिए आईओ टाइम चाहिए, तो टाइम 1 से टाइम 3 तक P1 आईओ टाइम स्पेंड करेगा वेट स्टेट के अंदर। ओके, इसमें सीपीयू को क्या मिलेगा, मतलब इतने टाइम में सीपीयू क्या करेगा? टाइम 1 पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है? P2 अवेलेबल है, तो P2 को सीपीयू एलोकेट करा दिया जाएगा कितनी देर के लिए? एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या होगा? टाइम 2 पे फिर दोबारा चेक करा जाएगा कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P2 है, P3 है। तो अब जब दो प्रोसेस अवेलेबल है तो हमें क्या देखना है? किसका बर्स्ट टाइम छोटा है, मतलब किसका कंजम्पशन, किसकी नीड छोटी है। सीपीयू टाइम की नीड छोटी है P2 की, तो हम दोबारा P2 को ही दे देंगे। राइट, ये मैंने डिटेल में समझा रखा है एसआरटीएफ की वीडियोस में, आप उन्हें देख लीजिए। राइट, ओके, 2 to 3। अब टाइम 3 पे क्या होगा? P2 का आपका जो सीपीयू रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो चुकी है, और P1 की P2 की सीपीयू रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, और P1 की आईओ आईओ रिक्वायरमेंट भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे टाइम 3 पे कितने प्रोसेस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है? अवेलेबल तो तीनों है। किस किस को सीपीयू रिक्वायरमेंट है? P3 को रिक्वायरमेंट है, P1 को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए टाइम 3 पे P1 ने अपनी आईओ रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया, अब उसे 2 सीपीयू यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है, और P3 को 3 सीपीयू यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो किसकी छोटी है? ऑब्वियस सी बात है P1 की छोटी है, तो P1 को एलोकेट करा दिया जाएगा सीपीयू। ठीक है, 4 पे दोबारा चेक होगा। अब यहाँ क्या होगा? 3 से 4 के बीच, 3 पे अपना जो P2 है उसने अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट कर लिया, अब उसे 4 यूनिट आईओ टाइम चाहिए, तो 3 से 7 तक P2 आपका यहाँ टाइम स्पेंड करेगा। राइट, ओके, अब 4 पे दोबारा चेक होगा, वही छोटा है, तो उसे दोबारा मिल जाएगा P1। अब P1 का एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायरमेंट है, तो मतलब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अब टाइम 5 पे क्या होगा? टाइम 5 पे क्या होगा? सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसे सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, P2 को आईओ की, अभी आईओ प्रोसीजर कर रहा है ना वो, 3 से 7 तक वो आईओ स्टेट में रहेगा, मतलब वेट स्टेट के अंदर रहेगा, है वो रेडी में है ही नहीं। रेडी के अंदर अभी सिर्फ एक ही प्रोसेस है P3, P1 था जो टर्मिनेट कर चुका है। ठीक है, सिर्फ P3 है, तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। 4 to 5 to 6 एग्जीक्यूट होगा, 6 to 7 भी एग्जीक्यूट होगा P3।
राइट। उसके बाद क्या होगा, टाइम 7 पे फिर कंपैरिजन होगा, टाइम 7 पे कंपैरिजन होगा, क्योंकि अब जो टाइम 7 पे P2 है वो वेट स्टेट से रेडी स्टेट में मूव कर गया है। ठीक है, अब रेडी स्टेट के अंदर दो प्रोसेस है, P2 और P3। अब P2 का टाइम रिक्वायरमेंट क्या है सीपीयू के लिए, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, P2 का टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, 5 है। P3 का टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, 1 है। तो अब किसे मिलेगा, P3 को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो छोटा है। 7 से 8 तक किस पे रहेगा, P3 पे रहेगा। उसके बाद 7 से 8 तक यहाँ क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। ठीक है, आइडियल स्टेट में रहेगा ये। अब 8 से कितने चाहिए, से 6 चाहिए, मतलब 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। तो P3 आयो स्टेट में रहेगा, मतलब वेट स्टेट के अंदर रहेगा, अपनी आयो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा होगा। उसके बाद 8 पे यहाँ क्या होगा, 8 पे कंप्लीट हो जाएगा। अब रेडी स्टेट के अंदर कितने प्रोसेस है, सिर्फ P2 है, तो उसे एलोकेट करा दिया जाएगा। 8 पे उसे मिला है 5, उसे चाहिए, तो कितने पे कंप्लीट करेगा वो, 13 पे। अब मैं यहाँ बार बार टुकड़ों में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इकलौता प्रोसेस है, वही छोटा है। 14 तक P3 वेट स्टेट के अंदर रहने वाला है, तो बार बार यूं अलग, मतलब एक एक यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके, P2 हो गया, P2 टर्मिनेट कर गया है टाइम 13 पे। अब 13 टू 14 क्या होगा, सीपीयू किस स्टेट में रहेगा, आइडियल स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब 14 पे P3 ने अपना आईओ रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया। अब सीपीयू को मिलेगा 14 पे मिला है, उससे 8 यूनिट का टाइम चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो कब कंप्लीट होगा वो, 22। 14 पे मिल 24, सॉरी सॉरी 6 यहाँ 22, वो 14 पे मिला है, 8 चाहिए, तो 14 प्लस 8 22। राइट। अब मेरी वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ये सब क्या है, ये सब है कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस। ठीक है, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 5 कंप्लीशन टाइम। P3 का कंप्लीशन का टाइम कितना है, 22। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 13। ओके, हमें कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए बोला था, हमने कंप्लीशन टाइम फाइंड कर लिया। राइट। ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल। in this question we have to find the completion time of the processes using SRTF algorithm, right? So what is the node given, the process first spend IO time, then followed by CPU time, then followed by IO time. Okay, IO time can be overlapped, right? तो हमें क्वेश्चन गिवन है, करते हैं। करने के लिए क्या करें, सबसे पहले ज्ञान चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान चार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, टाइम स्ट्रीम ऑफ आईओ। ये आईओ रिसोर्सेज को मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोसेस अंदर हो। ओके, तो ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहले आईओ टाइम, और आईओ टाइम ओवरलैप हो सकता है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 0 से 4 तक सारे प्रोसेस को डाल देते हैं, P1 P2 P3। राइट, P1 P2 P3 तीनों रहे। अब टाइम 4 पे क्या हुआ, टाइम 4 से टाइम 8 तक क्या हुआ, पी P2, तो मतलब P1 का एग्जीक्यूशन, मतलब P1 की आईओ रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, तो यहाँ क्या बच गया, P2 और P3। और टाइम 8 से 12 के बीच में क्या हुआ, P2 की भी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ का रहा P3 रहा। ठीक है, अब टाइम 0 से 4 तक सीपीयू किस स्टेट में रहेगा, सीपीयू रहेगा आपका आइडियल स्टेट में। राइट। अब टाइम 4 पे क्या होगा, टाइम 4 पे एस आर टी एफ एल, मतलब एस आर टी एफ एल्गो, मतलब टाइम 4 पे P1 वेट स्टेट से रेडी स्टेट पे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब रेडी स्टेट के अंदर एक प्रोसेस है जिसे सीपीयू चाहिए, तो उसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसे सीपीयू एलोकेट करा देगी। ठीक है, तो 14 पे उसे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, 14 तक, 14 के लिए उसे चाहिए, तो कब तक रहेगा उसके पास, 18 तक रहेगा। अब मैंने डायरेक्ट 18 कैसे लिख दिया, क्योंकि देखिए, या रुकिए मैं आराम से करके दिखाता हूँ। टाइम 8 तक उसी के पास रहेगा, क्योंकि टाइम 8 तक कोई भी नया प्रोसेस अराइव भी नहीं होने वाला। हमने देखा है टाइम 8 पे ही P2 रेडी क्यू में इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ होगा क्या, यहाँ जैसे 4 पे यहाँ है, यहाँ जाएगा, एक यूनिट एग्जीक्यूट करेगा, 5 पे दोबारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ जाएगा, एक यूनिट एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। 6 पे फिर दोबारा जाएगा, एक यूनिट एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ आ जाएगा। 7 पे फिर दोबारा जाएगा, एक यूनिट एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम 8 पे क्या होगा, ऐसे ही करते करते टाइम 8 पे P1 और P2 दोनों अवेलेबल होंगे।
ठीक है, P1 और P2 दोनों अवेलेबल होंगे सिस्टम के अंदर। अब ये 4 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर चुका है अपना P1, तो उसका एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट कम हो गई ना 4 यूनिट। अब देखेंगे कि P1 से P1 और P2 में से सीपीयू रिक्वायरमेंट कम किसकी है, P1 की है, तो सीपीयू किसको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है P1 को ही मिलेगा। कब तक, 12 तक कर लेता हूँ, क्योंकि 12 पे एक नया प्रोसेस अराइव होने वाला है रेडी स्टेट तक, रेडी स्टेट पे, ठीक है। तब तक ये छोटा है, P1 छोटा है और हमसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये और छोटा ही होगा ना, राइट। तो ये बन जाएगा 6। ओके, क्योंकि क्या 4 यहाँ एग्जीक्यूट हुए, 4 यहाँ एग्जीक्यूट हुए। अब क्या होगा टाइम 12 पे, क्या होगा, P1 P2 P3 तीनों अवेलेबल हैं। सबसे छोटा सीपीयू रिक्वायरमेंट किसकी है, P1 की है, तो डायरेक्टली हम P1 की सीपीयू रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि अब सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, तो आप सीधे एसडीएफ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो 12 से 6 कितना होता है, 18 होता है। तो 18 तक किसके पास रहेगा, P1 के पास रहेगा। अब टाइम 18 तक आईओ के अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा आइडियल स्टेट में, राइट। ओके, अब बताइए कि टाइम 18 पे क्या होगा, टाइम 18 पे से दो आईओ की मतलब दो आईओ टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो 18 से 20 तक P1 आपका आईओ स्टेट के अंदर रहेगा। इतनी देर में सीपीयू के अंदर क्या होगा, टाइम 18 पे P2 और P3 सीपीयू के अंदर अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट कम P2 की है, तो डायरेक्टली P2 को एलोकेट करा दिया जाएगा। अब कितने टाइम के लिए एलोकेट करा जाएगा, पूरा कंप्लीट करा दे, क्योंकि नया कोई प्रोसेस अराइव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 18 पे उसे मिला है, 28 तक उसे चाहिए, 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 1, तो 46। ओके, तो उसके पास रहेगा 46 तक, P2 के पास रहेगा 46 तक, राइट। अब 46 पे क्या होगा, यहाँ 20 से 46 तक आयो किस स्टेट में रहेंगे, आइडियल स्टेट में रहेंगे, ठीक है। 46 पे क्या होगा, P2 आपका रन से वेट स्टेट में मूव कर जाएगा। तो 46 से उसके कितना टाइम चाहिए, 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 50 तक P2 आपका आयो मतलब वेट स्टेट में रहेगा, आयो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा। उसके बाद 46 पे सीपीयू के अंदर क्या होगा, P3 अवेलेबल है, P3 को एलोकेट करा दिया जाएगा। 46 पे उसे मिला है, 46 पे मिला है, 42 उसकी रिक्वायरमेंट है, तो कितने टाइम मिलेगा, 88, राइट। ओके, तो 88 तक किसके पास रहेगा, P3 के पास रहेगा। अब 50 से 88 तक यहाँ क्या होगा, 50 से 88 तक आयो रहेगा आपका आइडियल स्टेट में, राइट। और 88 पे क्या होगा, 88 पे P3 अपनी 88 पे P3 रन से वेट में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो 88 पे एंटर करा है, 6 यूनिट टाइम उसे स्पेंड करना है, तो यहाँ कितनी देर के लिए रहेगा, 2 यहाँ हो गया, 4 आगे जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, 2 यहाँ 90 और 94, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्या है, ये है आपका कंप्लीशन टाइम। क्यों, क्योंकि और यहाँ क्या होगा, इतने 88 से 96 तक यहाँ क्या होगा, आइडल वेट मतलब आइडल स्टेट में रहेगा सीपीयू। अब सारे प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम सिस्टम को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके कंप्लीशन टाइम हो गए। P3 है ये, 2 नहीं है, P3 है, ठीक है। तो P3 का कंप्लीशन टाइम कितना होगा, कंप्लीशन टाइम लिख लेता हूँ मैं। P3 का कंप्लीशन टाइम हो गया आपका 94, P2 का कंप्लीशन टाइम हो गया आपका 50, P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया आपका 20, राइट। हमें कंप्लीशन टाइम ही फाइंड करना था, हमने कर लिया, ओके, राइट। टेक दिस क्वेश्चन, इट इज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट 2016 क्वेश्चन, ओके, please try it once, right. Now we are trying to solve it. Solution, okay, whenever you were first read the question, three process three process in the system all arrived at time 0. What is the total with the total execution time requirement, 10, 20, 30 respectively, okay. Then they first spend 20% of its time, मतलब जितनी टाइम रिक्वायरमेंट है उसका 20% जो है वो पहले आईओ में बिताएंगे, उसके बाद 70% हिस्सा सीपीयू के अंदर बिताएंगे, उसके बाद रिमेनिंग 10% जो है वो आईओ में बिताएंगे, राइट। 20 70 बचा 10% हिस्सा। यूजिंग SRTF एल्गो, what percent of time CPU remain ideal if overlapping is allowed,
राइट। तो ओवरलैपिंग अलाउड है, तो पहले हम इसे टेबुलर फॉर्मेट में लिख लेते ताकि हमें आसानी हो रीड करने में डाटा। ओके, तो यहाँ प्रोसेस नंबर है, यहाँ अराइवल टाइम है, यहाँ आपकी बस टाइम है। ये बस टाइम कितना बड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए उसे, आईओ रिक्वायरमेंट है, उसके बाद सीपीयू है, उसके बाद फिर से आईओ रिक्वायरमेंट है। राइट। अब इस सब का क्या निकालना है हमें, देखो कंप्लीशन टाइम से ही काम हो जाएगा, जब हमें आगे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि कितने परसेंट ऑफ टाइम जो हमारा सीपीयू था वो आइडल स्टेट में था। तो हमें ये फाइंड करना होगा जो लास्ट प्रोसेस है वो कब कंप्लीट हुआ है। राइट। ओके, तो हम इसे लेके चलते हैं। P1, P2, P3, तीन प्रोसेस में अपने हिसाब से मान लो P1, P2, P3, सबका अराइवल टाइम 0 ये गिवन है, और सबको रिक्वायरमेंट है 10%, 20%, मान लीजिए इसे चाहिए 10% चाहिए, मतलब 10, 20 और 30। अब आईओ जो है वो फर्स्ट का मतलब रिक्वायरमेंट का 10% है, तो 10 का नहीं सॉरी, फर्स्ट जो है वो 20% है। ठीक है, तो 10 का 20% कितना हो गया 2, 20 का 20% कितना हो गया 4, 30 का 30% कितना हो गया 6, 30 का 20% कितना हो गया 6। ओके, 10 का 70% कितना हो गया 7, 20 का 70% कितना हो गया 14, 30 का 70% कितना हो गया 21। राइट। अब 10 का 1% कितना हो गया, क्योंकि रिमेनिंग 1% बच रहा है ना, देखो 20 प्लस 70 90 हो गया, तो बचा 10%। तो ये 10 का 10% हो गया 1, 20 का 10% हो गया 2, 30 का 10% हो गया 3। और इसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि पूरा काउंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, वैसे बन रहा होगा कि हमने सिंपली बस परसेंटेज पे डिस्ट्रीब्यूट करा है। राइट। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकालना है, और किस किस टाइम पे सीपीयू आइडल रहा है और उसका परसेंटेज। तो ज्ञान चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ज्ञान चार्ट। ये तो है सीपीयू के लिए। एक टाइम स्ट्रीम बना लेते हैं आईओ के लिए। ठीक है, ये है आईओ के लिए। अब टाइम स्ट्रीम हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 पे क्या हुआ, तीनों प्रोसेस अवेलेबल है, सबसे पहले आईओ चाहिए, आईओ ओवरलैप हो सकती है, तो यहाँ आपके तीनों प्रोसेस आ जाएंगे, P1, P2, P3। ठीक है, तीनों कब तक रहेंगे, 2 तक रहेंगे, तीनों रहेंगे। उसके बाद 2 से 4 तक क्या होगा, P2 और P3 रहेंगे, क्योंकि P1 का कंप्लीशन का मतलब P2 का P1 का आईओ रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। पी मतलब 0 से 2 तक जो सीपीयू है वो किस स्टेट में रहेगा, आइडल स्टेट में रहेगा। टाइम 2 पे क्या होगा, जैसे यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप आराम से विजुलाइज कर सकें। यहाँ रेडी है, यहाँ रन है, यहाँ वेट है। ओके, तो टाइम 2 पे क्या होगा, टाइम 2 पे वेट स्टेट में से प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब रेडी स्टेट के अंदर है, रेडी स्टेट के अंदर है तो उसे हम शेड्यूल करा सकते हैं, उसे सीपीयू रिक्वायरमेंट भी है, हमारे पास सीपीयू अवेलेबल भी है, तो हम इसे शेड्यूल करा देंगे। ठीक है, तो कितनी रिक्वायरमेंट है, 7 यूनिट ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट है। देखो नेक्स्ट प्रोसेस कब अराइव होने वाला है, 4 पे अराइव होने वाला है, तो 4 तक तो आप डायरेक्टली कंपेयर मतलब उसे दे सकते हैं, क्योंकि अकेले अकेला प्रोसेस है, कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। टाइम 4 पे क्या होगा, इसने 2 यूनिट कर लिया है ना, टाइम 4 पे होगा ये P2B वेट से रेडी में मूव कर जाएगा। अब रेडी स्टेट के अंदर दो प्रोसेस हैं, P1 और P2, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, किसका सीपीयू रिक्वायरमेंट कम है, ऑब्वियस सी बात है इसकी कम है, और आगे कम ही होती रहेगी, तो आप डायरेक्टली उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 9 तक P1 के पास ही रहेगा। मैं इसे डायरेक्टली क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कम है तीनों में से, और आगे कम ही होती रहेगी, तो आप डायरेक्टली ये बीच में देने की भी जरूरत नहीं, 2 से 9 तक डायरेक्टली उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं सीपीयू। राइट। अब यहाँ क्या होगा, 4 से 6 तक यहाँ क्या होगा, सिर्फ P3 रहेगा, और 6 से 9 तक यहाँ क्या होगा, आपका जो वो आईओ है वो रहेगा आइडियल स्टेट में, क्योंकि कोई आईओ रिक्वायरमेंट है ही नहीं। 9 से 10 पे क्या होगा, मतलब 9 पे P1 ने अपना सीपीयू रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया, अब वो आईओ आईओ रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए वेट स्टेट में मूव कर जाएगा, तो आपका P1 आ जाएगा कहाँ, वेट स्टेट के अंदर। ओके, अपने आई रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब टाइम 9 पे यहाँ क्या होगा, मतलब रेडी स्टेट के अंदर क्या होगा,
क्योंकि हमारा टाइम 9 पे हमारा जो रन स्टेट है वो फ्री हो गया, मतलब हमारा सीपीयू फ्री हो गया, और हमारे पास दो प्रोसेस भी है जिन्हें सीपीयू रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे, हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे इन दोनों के ऊपर। ठीक है, किसका छोटा है सीपीयू रिक्वायरमेंट, P2 का छोटा है, तो P2 को एलोकेट करवा देंगे। अब क्या मैं सिंपली कर करके दिखाऊंगा एक एक करके, नहीं, मैं डायरेक्टली कंप्लीट करके दिखाऊंगा। आप अपने एंड पे चाहें तो खोल खोल के देख सकते हैं, बाकी एग्जाम में मत कीजिएगा, और प्रैक्टिस भी जल्दी करने की कीजिए। इंट्यूटिवली सोचिए कि कैसे काम कर रही हैं ये चीजें, रेडी से कैसे रन में जा रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है। दो ही प्रोसेस है, अगर वो छोटा है तो आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और छोटा ही होगा वो, नया कोई प्रोसेस इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला, तो ऑब्वियसली बात है उसे डायरेक्टली आप कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, अगर आपको समझ में ना आए, वीडियो को 1 से 2 बार देखें, जो मैं बातें रिपीट कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप सिंगल सिंगल उससे करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसा आपको पता है गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप जितना टाइम बचा सकते हैं, जितना आप अपनी कैलकुलेशन को और क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स आप जितनी ज्यादा सीख पाएंगे, जितनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए फायदा है। राइट, तो 9 पे आपको मिला, 9 पे आपने P2 को दे दिया, P2 की रिक्वायरमेंट कितनी है, 14 है, तो कब तक उसके पास रहेगा, 23 तक P2 के पास रहेगा। 10 से 23 तक आयो का क्या होगा, आयो रहेगा आपका वेट स्टेट में। 23 पे क्या होगा, P2 मूव कर जाएगा रन से वेट स्टेट में, तो कब तक रहेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए रहेगा। तो 23 पे घुसा है, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए रुका है, तो कब निकलेगा, 25 पे निकलेगा। राइट, अब 23 पे सीपीयू के अंदर क्या होगा, सीपीयू फ्री है, रेडी स्टेट के अंदर P3 अभी अवेलेबल है, तो P3 रेडी से रन में मूव कर जाएगा। ठीक है, अब क्या मैं बार बार टुकड़े करके दिखाऊं, नहीं, आप अज्यूम करिए कि इकलौता प्रोसेस है, तो उसी का एग्जीक्यूशन लगातार चलेगा। ठीक है, तो 23 से 21, मतलब 23 पे एंटर करा है, 21 उसकी रिक्वायरमेंट है, तो कितना हो गया, 44। ठीक है, 44 तक वो रहेगा रन स्टेट में। अब 44 पे क्या होगा, मतलब यहाँ रेडी स्टेट, मतलब वेट स्टेट में क्या होगा, 25 से 44 तक वेट स्टेट, मतलब जो आपके आयो रिसोर्सेज वो रहेंगे आइडियल स्टेट में। 44 पे P3 रन से वेट में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो 44 से 47 तक, क्योंकि 3 टाइम उसे यहाँ चाहिए, P3 रहेगा वेट स्टेट में, उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अब जब तक टर्मिनेट नहीं हुआ तो आपको सिस्टम को तो अलाउ करना पड़ेगा ना, टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब तक सारे कंप्लीट ना हो। मैंने बताया जब आपको कैलकुलेट करना हो कि कितना यूटिलाइज हुआ है टाइम, तो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल टाइम कितना लगा है सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, तो जो लास्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ वही टोटल टाइम है, टाइम तो ये फॉलो कर रहा है ना, तो जो लास्ट पॉइंट है वही तो टोटल टाइम है, कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारा जो है वो यूज हुआ है, टाइम 0 से टाइम 47 तक का टाइम हमारा यूज हुआ है, उसके अंदर कितने टाइम पे सीपीयू हमारा आइडियल था, तो 44 से 47 तक भी आइडियल स्टेट में था। तो कब कब आइडियल है, 0 से 2 तक आइडियल है, 44 से 47 तक आइडियल है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है, 47, और कब कब आइडियल है, 2 + 3, 5/47 इंटू 100, ये हो गया आपका 500 डिवाइड बाई 47, ये 10 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया, 500 हो गया यहाँ, 10.06 आएगा। ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैं मतलब पूरा कैलकुलेट आप वैसे कर सकते हैं, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10.06 अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर है। हो सकता है एक्यूरेटली 10.06 ही है, मैंने कैलकुलेशन करी नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए ना 10 पे क्या होगा, 470 हो जाएगा, और 11 पे क्या होगा, 470 प्लस 47, ये कितना हो गया, 470 प्लस 47, ये आपका 500 से ऊपर चला गया ना, 517, तो 11 से छोटा है, 10 से बड़ा है, तो क्लोज आंसर कौन सा, 10.6। राइट, तो 10.6 करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ टेक दिस क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डिपेंडेंसी ग्राफ बिटवीन द प्रोसेस। अब डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है, डिपेंडेंसी ग्राफ होता है दो प्रोसेस की इंटरडिपेंडेंसी आप शो कर रहे हैं ग्राफ के थ्रू, मतलब इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करा गया है कि P1 का P2 का एग्जीक्यूशन P1 के एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट है, मतलब बिना P1 के एग्जीक्यूशन के
P2 का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? मान लीजिए इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं, एक मेन प्रोग्राम है, उसके अंदर से आप F1 को कॉल कर रहे हैं, F1 के अंदर से आप F2 को कॉल कर रहे हैं, F2 के अंदर से आप F3 को कॉल कर रहे हैं। अब कॉल करने के लिए हो सकता है आप पैरामीटर्स यूज कर रहे हो कुछ, जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ एक वैल्यू पास करी है, अगर आप बिना वैल्यू पास करें, मतलब बिना उन वैल्यूज के फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कोई गार्बेज वैल्यू उठा ले, तो जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो गलत भी आ सकता है। तो इसलिए जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंडेंट है प्रीवियस इनपुट पे। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि P1 का एग्जीक्यूशन इंटरडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है, P1 किसी से भी पहले हो सकता है, लेकिन P2 का एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है P1 के एग्जीक्यूशन पे। तो ऐसे ही हमने पूरा ग्राफ शो कर रखा है। जो इन डिग्री है वो है डिपेंडेंट, मतलब जो एरो अंदर की तरफ आ रही है, और जो आउट डिग्री है वो है डिपेंडेंसी, मतलब किस किस को कौन कौन से प्रोसेस आप पे डिपेंडेंट है। जैसे P4 और P5 डिपेंडेंट है P2 पे, राइट। अब देख लेते क्वेश्चन क्या गिवन है। एट व्हाट टाइम ऑल द प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग टू प्रोसेसेस, मतलब 2 सीपीयू प्रोसेसर है आपके पास, मतलब एक प्रोसेसर के अंदर 2 सीपीयू है, ठीक है। कब सारे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे? अब एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे बस टाइम जिसे बोलते हैं हम, तो ये जो टाइम गिवन है ये इसकी एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस की, राइट। ओके, ठीक है। अब यहाँ नोट गिवन है दो, जो आपको मतलब कंफ्यूजन होंगी ना करते हुए, सॉल्व करते हुए, वो ये नोट से दूर होती हैं, तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं ताकि एग्जीक्यूशन जल्दी हो सके। वन प्रोसेस कैन नॉट यूज बोथ सीपीयू एट द सेम टाइम। ओके, एक प्रोसेस को आप दो सीपीयू में एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इसका जो है, एक मैं पहले पे कर लेता हूँ, दूसरा यूनिट ऑफ टाइम में दूसरे पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे तो 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ एग्जीक्यूट करें, उसके बाद यहाँ से प्रीएम्प्ट करें, दूसरे वाले सीपीयू में जाए, यहाँ दूसरा करें, वो अलाउड है, लेकिन टोटल एग्जीक्यूशन 0 से 2 के बीच में ही कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 0 से 1 के बीच में आधा काम यहाँ कर रहे हैं, आधा काम यहाँ कर रहे हैं। साइमल्टेनियस एक्सेस अलाउड नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपका टाइम है वो डिपेंडेंट है, मतलब मान लीजिए दो टाइम के अंदर डिपेंडेंट है, 0 से 2 यूनिट तक डिपेंडेंट है। 1 यूनिट तक आपने कुछ कैलकुलेट करा, उसे ही तो आप आगे यूज कर रहे हैं। अब जब तक आपने वो कैलकुलेट ही नहीं करा, तो आप उसे यहाँ यूज ही नहीं कर सकते ना दूसरे प्रोसेस में, दूसरे सीपीयू के अंदर, ठीक है, राइट। ओके, और दूसरा है हम नॉन प्रेम्पटिव अप्रोच को फॉलो करेंगे। यहाँ प्रेम्पटिव भी हो सकता है, उसके लिए क्वेश्चन अलग बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कीजिएगा अपने साइड पे, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियोस में कवर करूंगा, वरना जो मैं क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ ये इनफ है, इनसे बाहर नहीं पूछा जा सकता। ओके, तो अब हम दो सीपीयू का वाला प्रोसेसर बना लेते हैं। ये एक सीपीयू 1 है, ये एक सीपीयू 2 है, ठीक है। सीपीयू 2, सीपीयू 1, ठीक है। टाइम स्ट्रीम चालू होती है 0 से। इसे थोड़ा सा साफ बना लीजिए, मैंने भी गंदा से बनाया है। ये है एक, और एक है ये, राइट। ओके, टाइम स्ट्रीम चालू कहां से होती है? 0 से। अब यहाँ अराइवल टाइम गिवन नहीं है, अराइवल टाइम गिवन नहीं है ना, तो हम अज्यूम कर रहे हैं सारे प्रोसेस एक साथ अराइव हुए हैं। अगर अराइवल टाइम गिवन हो तो कुछ नहीं, आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम जीरो पे P1 है, मतलब सारे अराइव मान लीजिए टाइम 0 पे हुए हैं, लेकिन तभी आपको सबसे पहले P1 ही करना पड़ेगा। तो मैं CPU1 में P1 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कब तक करना पड़ेगा? 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 0 से 2 तक। 0 से 2 तक CPU2 क्या रहेगा? आइडल स्टेट में रहेगा, ठीक है, राइट। अब टाइम 2 पे कौन से प्रोसेस हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिनकी डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो चुकी है? P2 और P3। तो दोनों प्रोसेसर पे हम दे देते हैं, P2 यहाँ दे देते हैं, P3 यहाँ दे देते हैं। P2 को कितना टाइम रिक्वायरमेंट है? 3, तो 2 से 5 तक, ठीक है। अब P3 को कितना है? 2 से 6 टाइम रिक्वायरमेंट है, तो 2 से 8 तक, ठीक है। P3 रहेगा, ये मान लीजिए 8 है, 2 से 8 तक, ओके, राइट। अब जब P2 कंप्लीट हो चुका है, तो टाइम 5 पे कौन कौन से प्रोसेस है जो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूशन के लिए? 4 और 5।
आप 4 और 5 को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं पहले P4 को ले लेता हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको P4 को लेना है P5 को लेना है। तो टाइम 7 पे P4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, P5 करना पड़ेगा। क्या मैं P6 कर सकता हूँ या P7 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि वो P5 पे भी डिपेंडेंट है। आपने एक डिपेंडेंसी तो रिजॉल्व कर दी, लेकिन एक और डिपेंडेंसी है P5 की, तो आप फोर्सफुली आपको P5 पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब ठीक है, P5 पे क्या होगा, P5 इंट्रोड्यूस ऑफ 7 पे 9 पे टर्मिनेट करेगा। अब यहाँ तो 8 पे आप फ्री हो गए ना, CPU2 फ्री हो गया, ठीक है। 8 से 9 के बीच में क्या मैं P6 या P7 या फिर P8 में से कोई इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि अभी P5 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 8 से 9 पे CPU2 किस स्टेट में रहेगा? आइडल स्टेट में रहेगा, राइट। ओके, अब 9 के बाद क्या होगा? टाइम 9 पे मैं कौन कौन से प्रोसेस जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब जिनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है किसी और प्रोसेस की, अभी मतलब है भी तो रिजॉल्व हो चुकी है, 6 और 7। तो मैं कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 6 P1 के लिए कर रहा हूँ, और वो CPU2 के लिए कर रहा हूँ P7। मतलब CPU1 के लिए कर रहा हूँ P6 और CPU2 के लिए कर रहा हूँ P7, राइट। तो 9 से 4 कितना, 9 पे इंट्रोड्यूस हुआ है, 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो ये कंप्लीट कब होगा? 13 यूनिट ऑफ टाइम पे। और 9 पे इंट्रोड्यूस हुआ, 5 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, कब कंप्लीट होगा? 14 यूनिट ऑफ टाइम पे। तो 13 से 14 CPU1 के स्टेट में रहेगा आइडियल स्टेट में, राइट। अब टाइम 14 पे क्या होगा? टाइम 14 पे सिर्फ P8 है जो एग्जीक्यूशन के लिए रह रहा है, आप कोई से भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं CPU2 में कर रहा हूँ, P8 हो गया, 14 पे इंट्रोड्यूस हुआ है, 18 पे टर्मिनेट कर जाएगा। तो सब कब टर्मिनेट होंगे, मतलब कंप्लीट कब होंगे सारे प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट होगा? 18 पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब इसमें वेरिएशन क्या क्या हो सकती है? इसमें वेरिएशन हो सकती है, कंप्लीशन टाइम पूछ सकता है, टर्न अराउंड टाइम भी पूछ सकता है, या फिर थ्रोपुट पूछ सकता है, मतलब कितना थ्रोपुट गेन हुआ है, मतलब कब से कब तक आपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा है, कहां से स्टार्ट करा तो कब तक करा है, ठीक है। उसके अंदर आपने कितने प्रोसेस करे हैं, मतलब थ्रोपुट, जो थ्रोपुट होता है, थ्रोपुट होता है नंबर ऑफ, ये यहां लिख देता हूं, जो थ्रोपुट होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय जितना टाइम है, मतलब कितने टाइम के अंदर कितने प्रोसेस हुए हैं, टाइम मतलब टोटल टाइम आपने कितना लिया है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन कौन सा, मतलब सारे स्टार्टिंग से एंड तक कितने में कंप्लीट हुआ प्रोसेस। ओके, तो हो गया क्या? थ्रोपुट। थ्रोपुट के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा।